हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने इस चैनल LPMS क्लासेस में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है समिति किसे कहते हैं। आइए फिर समिति के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जो कि किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु बनाया जाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु समाज द्वारा मान्यता प्राप्त नियमों की व्यवस्था को संस्था कहते हैं। बहुत से लोग इस दोनों को समान अर्थों में प्रयोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। ऐसा भ्रमण इन दोनों शब्दों के सामान्य प्रयोग के कारण पैदा होता है। उदाहरण के लिए हम किसी भी महाविद्यालय के एक संस्था मान लेते हैं। समाजशास्त्र में जिस अर्थ में संस्था का प्रयोग होता है, उस अर्थ में दृष्टि महाविद्यालय न होकर एक समिति है, क्योंकि यह व्यक्तियों का एक मूर्त समूह है। यदि इसे परीक्षा पद्धति, जो कि नियमों की एक व्यवस्था है, की दृष्टि में देखें तो इसे संस्था भी कहा जा सकता है। यह सर्वमान्य तथ्य है कि कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अकेला ही नहीं कर सकता है। यदि एक जैसे उद्देश्यों की पूर्ति वाले मिलकर सामूहिक रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें तो एक समिति का निर्माण होता है। इसलिए समिति को व्यक्तियों का एक समूह अथवा संगठन माना जाता है। आगे है समिति का अर्थ। समिति व्यक्तियों का समूह है। यह किसी विशेष हित या हितों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। परिवार, विद्यालय, व्यापार संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल इत्यादि समितियां हैं। इसका निर्माण विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय का उद्देश्य शिक्षा तथा व्यावसायिक तैयारी है। इसी प्रकार श्रमिक संघ का उद्देश्य नौकरी की सुरक्षा, उचित पारिश्रमिक दरें, कार्य की स्थितियां इत्यादि को ठीक रखना है। साहित्यकारों या पर्वतारोहियों के संगठन भी समिति के ही एक उदाहरण है। समिति की परिभाषा को देखते हैं। जिस वर्ग के अनुसार समिति आपस में संबंधित सामाजिक प्रणालियों का एक समूह है, जो एक निश्चित लक्ष्य या लक्ष्यों की पूर्ति के लिए एक सामान्य संगठन का निर्माण करते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार सामान्य हित या हितों की पूर्ति के लिए दूसरों के सहयोग के साथ सोच विचार कर संगठित किए गए समूहों को समिति कहते हैं। ग्लीन एवं ग्लीन के अनुसार समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो किसी विशेष हित या हितों के लिए संगठित होता है तथा मान्यता प्राप्त या स्वीकृत विधियों और व्यवहार द्वारा कार्य करता है। बोगाइट्स के अनुसार समिति प्रायः किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लोगों का मिलजुल कर कार्य करता है। उपयुक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें सहयोग व संगठन बनाया जाता है। इसका प्रमुख उद्देश्य इसकी लक्ष्य की पूर्ति है। समिति के सदस्य अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति कुछ निश्चित नियमों के अंतर्गत सामूहिक प्रयास द्वारा करते हैं। अब देखते हैं आगे समिति के अनिवार्य तत्व क्या क्या है। पहला, व्यक्तियों का समूह समिति समुदाय की तरह मूर्त है। यह व्यक्तियों का एक संकलन है। दोनों अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का होना समिति के निर्माण हेतु अनिवार्य है। दूसरा, सामान्य उद्देश्य। समिति का दूसरा आवश्यक तत्व सामान्य उद्देश्य अथवा उद्देश्यों का होना है। व्यक्ति इन्हीं सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो संगठन बनाते हैं उसे ही समिति कहा जाता है। थर्ड, पारंपरिक सहयोग। सहयोग समिति का तीसरा अनिवार्य तत्व है। इसी के आधार पर समिति का निर्माण होता है। सहयोग के बिना समिति का कोई अस्तित्व नहीं है। चौथा, संगठन। समिति के उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठन का भी होना आवश्यक है।
संगठन द्वारा समिति की कार्य प्रणाली में कुशलता आती है। समिति के निर्माण हेतु उपयुक्त चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। वस्तुतः समितियों का निर्माण अनेक आधारों पर किया जाता है। अवधि के आधार पर समिति अस्थायी जैसे राज्य एवं अस्थायी जैसे बाढ़ सहायक समिति, सत्ता के आधार पर संप्रभु अर्धसंपन्न जैसे विश्वविद्यालय एवं संपूर्ण जैसे क्लब, कार्य के आधार पर जैविक जैसे परिवार और व्यावसायिक जैसे श्रमिक संघ और मनोरंजनात्मक जैसे संगीत क्लब एवं परोपकारी जैसे सेवा समिति हो सकती है। समिति की प्रमुख विशेषताओं के देखते हैं। पहला, मानव समूह समिति का निर्माण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के समूह से होता है जिसका एक संगठन होता है। संगठन होने का आधार उद्देश्य या उद्देश्यों की समानता है। दो में, निश्चित उद्देश्य समिति के जन्म के लिए निश्चित उद्देश्य का होना आवश्यक है। यदि निश्चित उद्देश्य न हो तो व्यक्ति उसकी पूर्ति के लिए तत्पर न होते और न ही समिति का जन्म होता। तीसरा, पारस्परिक सहयोग समिति अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यवस्था का निर्माण करती है। उद्देश्य की प्राप्ति तथा व्यवस्था के लिए सहयोग होना अति आवश्यक है। चूंकि सदस्यों के समान उद्देश्य होते हैं, इसका कारण उनमें सहयोग पाया जाता है। 4 में, ऐतिहासिक सदस्यता प्रत्येक मनुष्य की अपनी आवश्यकता है। वह अनुभव करता है कि अमुक समिति उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है तो वह उसका सदस्य बन जाता है। समिति की सदस्यता के लिए कोई बाध्य नहीं होती है। इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, इसे कभी भी बदला जा सकता है। 5 में देखते हैं, अस्थायी प्राकृतिक समिति का निर्माण विशिष्ट उद्देश्यों को पूर्ति के लिए किया जाता है। जब उद्देश्यों की प्राप्ति हो जाती है तो वह समिति समाप्त हो जाती है। उदाहरणतः गणेश उत्सव के लिए गठित समिति गणेश उत्सव के समाप्त होने के बाद भंग हो जाती है। 6 में, विचार पूर्वक स्थापना समिति की स्थापना मानवीय प्रयत्नों के कारण होती है। व्यक्तियों का समूह पहले यह परामर्श करता है कि समिति उसके लिए कितनी लाभप्रद होगी। यह विचार विमर्श करने के पश्चात ही समिति की स्थापना की जाती है। 7 में, नियमों पर आधारित प्रत्येक समिति की प्रकृति अलग होती है। इसी कारण समितियों के नियम भी अलग अलग होते हैं। उद्देश्य को पाने के लिए वह सदस्य के व्यवहारों में अनुरूप कॉन्सिक्वेंसी लाने के लिए कतिपय निश्चित नियम आवश्यक है। नियमों के अभाव में समिति अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर सकती। 8 में, मूर्त संगठन समिति व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कतिपय लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकत्र होते हैं। इस दशा में समिति को मूर्त संगठन के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इसको किसी भी द्वारा देखा जा सकता है। 9 में, समिति साधन है साध्य नहीं है। समिति साधन है, साध्य नहीं है। समितियों का निर्माण उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हम पढ़ने का शौकीन है तो वाचनालय की सदस्यता ग्रहण कर लेते हैं। इससे हमें इच्छा अनुसार पुस्तकें मिलती रहती है। इसमें वाचनालय पुस्तकें प्राप्त करने का साधन है, साध्य नहीं, और यही समिति है। अतः हम कह सकते हैं कि समिति साधन है, साध्य नहीं है। 10 में, निश्चित संरचना के बारे में बात करता है। प्रत्येक समिति का एक सुनिश्चित संरचना होती है। समस्त व्यक्ति की परिस्थिति समान नहीं होती, वरन उसकी अलग अलग परिस्थिति या पद होती है। पदों के अनुसार ही उन्हें अधिकार प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए महाविद्यालय में प्रधानाचार्य, अध्यापक, छात्र, लिपिक इत्यादि प्रत्येक की अलग अलग परिस्थिति होती है तथा तदनुसार उनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब अगला टॉपिक आपको किस पॉइंट पे चाहिए आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दें और हमारे LPMS चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो सबसे पहले
आपके पास पहुँचे। थैंक यू। जय हिंद।